सभी लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस का जो स्टैटिक पोर्शन हमने स्टार्ट किया उसका पार्ट 2 को हम कवर करेंगे। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जैसे कि हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में जाना था कि बैंक के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कैसे डिफरेंट होती है जब हम कंपेयर करते हैं इसे किसी इंडिविजुअल के साथ या किसी एंटिटी के साथ। उसी के साथ हमने हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में जाना कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले बैंकिंग किस तरीके से दिखती थी। एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना बाय मर्जिंग ऑफ 3 बैंक्स। उसके बाद हमने ये देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो 1934 के एक्ट के द्वारा 1935 में इस्टेब्लिश्ड हुआ, लेकिन उस टाइम पे वो एक प्राइवेटली ओन इंस्टीट्यूशन था। ब्रिटिश जो थी वो उसको कंट्रोल करती थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्या किया, उसको नेशनलाइज किया, क्योंकि हमें भी एक सेंट्रल लेवल पे बैंक चाहिए था जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को फॉलो कर सके। तो आज के वीडियो में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ बैंक्स को समझेंगे एंड देन वी मूव टू मॉनेटरी पॉलिसी, जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी में टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन सिचुएशंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ बैंक। तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने जैसे आपको आरबीआई का बताया कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक होता है, या मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्शन देता है आरबीआई को, और आरबीआई उस हिसाब से ही कंट्रोल करता है पूरी बैंकिंग सिस्टम को। तो आरबीआई जो है वो सबसे टॉप पे रहता है। गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई में रहता है और जो डे टू डे ऑपरेशन का काम है गवर्नमेंट का वो आरबीआई को थोपा जाता है। लेकिन क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता खुद से, उसको भी कुछ एजेंसी चाहिए, एजेंसी चैनल चाहिए जहाँ से वो डे टू डे ऑपरेशन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है या फिर कोई भी पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड में, तो वहाँ पे उसको कुछ बैंक चाहिए। तो उसी के लिए उसने इन एजेंसी चैनल्स बना के रखे हैं। ये जो बैंक्स होते हैं यही एजेंसी चैनल्स हैं। जो भी गवर्नमेंट डायरेक्शन देता है आरबीआई उसको स्वीकार करता है, स्वीकार करने के बाद वो इन कमर्शियल बैंक्स या कोऑपरेटिव बैंक्स या डेवलपमेंट बैंक जो हम समझेंगे इनमें दे देता है और वो ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस आर द एजेंसीज ऑफ आरबीआई। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहला बैंक जो हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कमर्शियल बैंक के नाम से जानते हैं। तो कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक के अंदर भी कुछ सब कैटेगरीज है। जो सबसे पहला है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 51% से ज़्यादा है, क्योंकि किसी भी बिजनेस में अगर किसी का स्टेक 51% से ज़्यादा है तो उसकी अथॉरिटी मानी जाती है उस बिजनेस में। तो अगर गवर्नमेंट का स्टेक किसी बैंक में 51% से ज़्यादा है तो उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी डिफरेंट तरीके के बैंक्स हैं, जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ऑल काइंड्स ऑफ दिस बैंक जो आईपीएस कंडक्ट करता है उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहते हैं। उसके बाद 1991 में हमने अपने मार्केट को खोला था और प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स एंटर हुए थे। तो प्राइवेट बैंक्स में हमारे पास आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह आते हैं, और फॉरेन बैंक्स में एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एंड देन द लास्ट विच कम्स इन द कमर्शियल बैंक कैटेगरी इज रीजनल रूरल बैंक्स। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ बैंक्स है कमर्शियल बैंक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे इकोनॉमी में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन जो हमसे होता है, मतलब हम जैसे इंडिविजुअल से होता है, वो इन्हीं कमर्शियल बैंक्स का रहता है। फिर सेकंड आता है हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स। सो दिस बैंक्स आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मतलब इस बैंक्स में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स होते हैं जो एक साथ मिलते हैं और एक फंड बनाते हैं, और आगे उसी फंड से वो दूसरे इंडिविजुअल्स को या बिजनेसेस को जो है ट्रांसफ़र करते हैं। पर ये जो मेंबर्स इस फंड में पैसा डालते हैं ये लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं टू द एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड टू इम्प्रूव द रूरल कम्युनिटीज़। तो ये जो लोन दिए जाते हैं ये इस ध्यान से दिए जाते हैं कि ये एग्रीकल्चर फोकस्ड है। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं ये दोनों ही होते हैं, ये अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होते हैं, मतलब सिटीज़ में भी पाए जाते हैं, और रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी पाए जाते हैं, पर इनका मेन फोकस वही एग्रीकल्चर सेक्टर पे रहता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट बैंक्स जिन्हें कहते हैं वो आते हैं। जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, 30 साल 50 साल इस तरीके की फाइनेंसिंग करते हैं, और ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भूमिका निभाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईडीबीआई या नाबार्ड। फिर नेक्स्ट हमारे पास बैंक आता है जिसको हम कहते हैं पेमेंट बैंक्स। पेमेंट बैंक्स क्या है? ये न्यू एज बैंकिंग है। पेमेंट बैंक्स के पास एक लिमिटेशन होती है कि ये लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ये सिर्फ डिपॉजिट या रेमिटेंस से ही अपना बिजनेस जो कोर बिजनेस है उसको चालू करते हैं। ऑन द लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को पीपीओपी वगैरह दिखाया था कि पीएनएल का स्टेटमेंट दिखाया था। तो ये जो पेमेंट बैंक है ये इंटरेस्ट इनकम नहीं कमाते हैं, लोन को प्रोवाइड करके ये फीस के द्वारा ही अपने कोर बिजनेस को रन करते हैं। अब इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक आता है, पेटीएम पेमेंट बैंक आता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स आते हैं। ओके,
फिर ऑन द लास्ट हमारे पास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज टू स्मॉल बिजनेसेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज को ये ज़्यादा फोकस करते हैं, या फिर लो इनकम हाउस होल्ड जिसकी जो एचएनआईज नहीं है, एचएनआईज मतलब हाई नेट इंडिविजुअल्स, ये हाई नेट इंडिविजुअल्स को इतना टारगेट नहीं करते, बट ये लो इनकम हाउस होल्ड को टारगेट करते हैं। इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस हो गया, एयू स्मॉल फाइनेंस हो गया, या इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। तो ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग आपको समझा दिया कि किस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स है। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू फॉर्मेट में जब आप समझेंगे, जहां पे मैं आपको डालूंगा जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लास्ट वाले एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया था कि हमारे पास टोटल कितने पेमेंट बैंक्स है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपको एमसीक्यू जो मैं कराऊंगा उससे कवर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूरी डिटेल्स में आपको नहीं समझना, अभी के अभी डाटा पॉइंट्स याद नहीं करना, अभी बस आपको एक ओवरव्यू लेना है। जब मैं क्वेश्चंस आंसर्स का सीरीज लाऊंगा उसमें सारे ही पॉइंट्स आपके ज्यादा और क्लियर हो जाएंगे। ओके, देन हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, हमारा दूसरा टॉपिक है। तो आप लोगों ने अगर आप न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में एक न्यूज़ आया था कि आरबीआई चेंजेस द रेपो रेट, रेपो रेट को चेंज कर दिया है। सबसे पहले वो रेपो रेट 6.25 था, अब वो रेपो रेट 6% हो गया है। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं किस हिसाब से होते हैं और क्या इनकी इंडिकेशंस होती है वो समझते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एक तरीके का डायरेक्शन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर क्वार्टर लेके आता है, मतलब 12 महीने में 4 बार लेके आता है। ये एक तरीके का डायरेक्शन होता है जिसमें ये लिखा होता है कि हम किस तरीके से बैंकिंग को इस मंथ, मतलब ये 3 महीने में, मतलब एक क्वार्टर में किस तरीके से चलाएंगे। इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रेट्स जो होते हैं वो भी जो होता है वो डिसाइड होते हैं, जैसे कि ये रेट्स है। तो आज जो हम बात करेंगे वो इन रेट्स पे बात करेंगे और क्यों मॉनेटरी पॉलिसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, और कैसे ये हेल्प करता है हमको इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के सिचुएशन से कनेक्ट करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। लेकिन कंट्रोल करने से पहले आप ये समझें कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक्चुअली में होता क्या है ना, इन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे समझते हैं, उसके बाद एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। तो व्हाट इज इन्फ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल। मान लेते हैं कि मार्केट प्लेस है, ठीक है, दिल्ली का सरोजनी मार्केट है, और यहाँ पे एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर का नाम है ABC, ठीक है। ये एक टॉय शॉप है और ये एक टॉय बनाता है, ठीक है, और इस टॉय का नाम क्या है? X है इस टॉय का नाम। और क्योंकि ये एक मार्केट प्लेस है तो ये दुकान खोल के बैठे, तो इसके कुछ बायर्स भी होंगे। तो मान लेते हैं यहाँ पे कुछ बायर्स है, बहुत सारे बायर्स है इसके पास। और एक चीज़ इस सिनेरियो में, इस मार्केट प्लेस में ये जानने लायक है कि अभी ये जितने भी लोग हैं इनके पास पैसा बहुत है, मतलब इनके जेब में बहुत ज़्यादा पैसा है और इनको कोई भी हिचकिच नहीं है किसी भी प्राइस पॉइंट के लिए। तो जब वो मार्केट प्लेस में ये दुकान खोलता है तो ये अपने एक्स टॉय का रेट रखता है 100 रुपये लेट सपोज, और इससे अलग अलग इंडिविजुअल्स खरीदने के लिए आते हैं, तो ये प्राइस जो कोट करता है वो 100 रुपये करता है। तो लोगों को ये टॉय अच्छा लगता है, लोग 100 रुपये में उसको ले लेते हैं और इस टॉय को फिर गिफ्ट के रैप में किसी को भी दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब कुछ बिजनेस बढ़ता है इसका 1-2 महीने बाद, तो ABC सोचता है कि यार ये जो टॉय है ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, तो क्यों मैं इसको कॉस्टिंग क्यों ना मैं इसको बढ़ा दूं थोड़ा सा। तो ABC ये प्रॉफिट मोटिव से करता है एक्चुअली, क्योंकि अगर मतलब इसका प्राइस पॉइंट बढ़ाता है, ठीक है। अब प्राइस पॉइंट बढ़ाने में 2 चीज़ें हो सकती है कि उसकी जो लागत लग रही है उस टॉय को बनाने में वो ज़्यादा लग रही हो, लेकिन अभी के लिए मानते हैं कि उसकी जो लागत है वो सेम लग रही है, लेकिन उस प्राइस को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि जो सब लोग उस प्राइस पॉइंट पे अग्री हो रहे हैं कि 100 रुपये में सब लोग मान रहे हैं, तो ये धीरे से उसका प्राइस 110 रुपये कर देता है। फिर वापस से बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि वो टॉय उनको अच्छा लगता है, तो वापस से वो मांगते हैं। तो वो इस बार कहता है कि पहले तो 100 रुपये का मिलता था, लेकिन अब इसका जो रेट है वो 110 रुपये हो गया है। तो लोगों के पास पैसा होता है और लोग कहते हैं कि ठीक है यार हमें दे दो वापस से वही टॉय, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, तो वो 110 रुपये में भी एग्रीड हो जाते हैं। तो जब ABC को ये समझ में आता है कि यार ये लोग 110 में भी एग्रीड हो गए हैं, तो उसका लालच और बढ़ता है और वो थर्ड टाइम पे जब वो बेचता है कुछ महीने बाद, तो वो 120 रुपये में बेचता है। फिर वापस से शॉप जो बायर्स होते हैं वो आते हैं और वो देखते हैं कि अब तो इस टॉय का रेट जो है 120 हो गया है।
लेकिन क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा था अपने पास, तो वो कहते हैं कि ठीक है यार हमें दे दो 120 रुपये में। तो आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि चीज़ जो है उसकी कॉस्टिंग, मतलब उसकी जो लागत है, अगर उसकी लागत मान लो उस टॉय को बनाने में 50 रुपये जाती है, तो उसकी लागत तो सेम है, मतलब उसको 50 रुपये ही जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि बायर्स जो है किसी भी प्राइस पॉइंट के लिए मान रहे हैं, किसी भी प्राइस पॉइंट जो भी वो कोट कर रहे हैं उस टॉय के लिए, उसके लिए मान रहे हैं, तो फिर वो उस प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा रहा है। तो इससे क्या सिचुएशन आ रहा है कि इससे इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक वही सेम टॉय जो 50 रुपए का बनता है, लेकिन जब वो एंड बायर को जा रहा है, ठीक है, सेलर के द्वारा, तो एक हायर प्राइस पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत है। पैसा बहुत है का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है, और उसके वजह से कोई भी प्राइस पॉइंट जब भी एक बायर के पास एक टॉय का आ रहा है तो लेने को तैयार है। और वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कॉस्टिंग सेम है ना। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि यार ये जो महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है ना, मेरे को इसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि टॉय वाला जो है वो धीरे धीरे प्राइस को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे एज अ फॉर अ बायर जो चीज़ें हैं वो महंगी होती जा रही है। अब इसको आलू प्याज ये भी समझे कि अगर आलू प्याज के दाम ऐसे महंगे होने लग जाए तो कितना जो है कष्ट होता है हमारे जैसे बायर को। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करना चाहता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कंट्रोल करना चाहता है तो वो जाके एबीसी के तो बोल नहीं सकता कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है कि तू बार बार बढ़ा रहा है। तेरी तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर तू उस चीज को 50 रुपए में ही बनवा रहा है तो उसे तू 100 रुपए में ही बेच, तो उसे बार बार क्यों चेंज कर रहा है। तो ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक दुकान में जाकर तो ऐसे बोल नहीं सकता, उनको मॉरल लेसन्स नहीं दे सकता। लेकिन इस सिनेरियो में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक चीज कर सकता है कि वो मनी सप्लाई को रोक दे। ये जो पैसा इनके पास भर भर के आ रहा है ना इन कंज्यूमर्स के पास, इस मनी सप्लाई को जो है वो रोक दे। तो जैसे ही वो मनी सप्लाई थोड़ा नीचे करेगा, मतलब थोड़ा कम करेगा, तो ये जो कंज्यूमर्स है, ये जो बायर्स है, इनके पास अपनी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, मतलब रोटी दाल चावल खरीदने के लिए ही पैसे नहीं होंगे। तो जब इनके पास नीड के लिए पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा कि अगर वो पहले 200 रुपए कमा रहे थे और इनका घर का खर्चा आराम से चल रहा था, ये टॉय शॉप में भी जाके टॉय खरीद लेते थे, ये खाना पीना भी आराम से खा लेते थे, तो इनको कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही मनी सप्लाई 100 रुपए हो जाएगा, इनके पास कम पैसा होगा, तो क्या होगा कि ये जब टॉय शॉप में जाएंगे और टॉय शॉप वाला इससे हायर रेट मांगेगा कि मुझे 120 रुपए में दो, तो वहां पे क्या बायर 120 रुपए में अग्रीड हो जाएगा? नहीं होगा। वो कहेगा कि यार मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हो, तो एक साधारण टॉय के लिए तो 120 रुपए ले रहा है, तो तू इस प्राइस पॉइंट को कम कर। तो धीरे धीरे क्या होगा, एबीसी पहले तो वो एक बायर जैसे आएगा उसके पास वो 120 रुपए भी कोट करेगा, तो वो पहला बायर तो हो सकता है कि नहीं माने, वो बोलेगा यार मुझे नहीं लेना, वो चला जाएगा। लेकिन एबीसी तब भी नहीं मानता और 120 रुपए कोट करके रखता है। लेकिन धीरे धीरे जब बहुत सारे बायर्स उसके पास आएंगे और बोलेंगे यार हमें वो टॉय दो, और बार बार जो बायर्स है वो उसके दुकान से बिना खरीदे जो है वो चले जाएंगे, तो एबीसी को समझ में आएगा कि यार इस प्राइस पॉइंट में तो नहीं चलेगा, मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे क्या करेगा, वो 120 से 110 पे ले जाएगा, और फिर 110 से वो 100 रुपए में भी लेके जा सकता है। तो यही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया। मतलब जब लोगों के पास पैसा ज्यादा था तो उसने पैसे को कट कर दिया, मतलब फ्रॉम द इकोनॉमी उसने सक कर लिया मनी को और वापस अपने पास लेके गया। वो कैसे लेके जाता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा लेके जाता है, उसको हम समझते हैं। अब इसी एग्जांपल में और एक सिनेरियो बन सकता है कि लोगों के पास जो है पैसा नहीं है, ठीक है। जो मैंने ये एग्जांपल लिया इसमें क्या था कि लोगों के पास पैसा था। अब दूसरे सिनेरियो में हम एग्जांपल लेते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो जो शॉपकीपर ओनर था वो उस प्रोडक्ट को 100 रुपए में ही बेच रहा है, वो उसमें चेंजेस नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है कि लोगों के पास पैसा तो बिल्कुल नहीं है, तो मुझे 100 रुपए में ही देना पड़ेगा तभी लोग खरीदेंगे। लेकिन क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं और उसको भी अपना घर चलाना है, तो वो एक कम मार्जिन में, मतलब पहले तो 50 रुपए का बनाता था तो उसे 50 रुपए का प्रॉफिट होता था, लेकिन वो कम मार्जिन में अब उसे देने को तैयार हो जाता है। तो पहले वो 90 में देने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब वो 90 में करता है स्टिल लोग उसको लेना नहीं चाहते, क्योंकि लोगों के पास अभी पैसा नहीं है, लोग अपनी नीड्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या होगा उससे कि फिर वो 90 से फिर वो 80 रुपए करेगा। तो धीरे धीरे ये क्या डिफ्लेशन का सिचुएशन है कि पहले उसका जो प्रॉफिट वो कमा रहा था वो 50 रुपए कमा रहा था, लेकिन अब क्या है वो 40 कमा रहा है, फिर वो 30 कमाएगा। तो ये क्या डिफ्लेशन है, ये बिजनेसेस के लिए अच्छा नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस सिचुएशन में क्या करेगा कि सप्लाई ऑफ मनी को बढ़ा देगा, मतलब लोगों के पास पैसे एंटर करेगा कि पैसे उनके पास जैसे आ जाए और वो अपनी नीड को इजीली जो है वो कवर कर पाए, क्योंकि जब वो इजीली नीड को कवर कर लेंगे तो फिर वो किसी भी प्राइस पॉइंट के लिए मानने को तैयार हो जाएंगे, और जैसे ही वो किसी भी प्राइस पॉइंट के लिए मानने को तैयार हो जाएंगे तो एबीसी क्या करेगा, धीरे धीरे अपने पैसे को वापस से बढ़ा देगा, अपने टॉय के प्राइस को वापस से बढ़ा देगा, और इससे वापस से जो प्राइस जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए कि जो
सही प्राइस है, मतलब सही प्राइस जहां पे एक बिजनेस को भी लॉस ना हो और एक कस्टमर को भी लॉस ना हो, उस प्राइस पॉइंट में सामान बिके और जो खरीद भी हो उसी प्राइस पॉइंट में हो। तो जब इकोनॉमिक डिफ्लेशन की सिचुएशन में जाएगा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस से एंटर करेगा और मनी सप्लाई को बढ़ा देगा। अब ये क्यों कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्योंकि एक इकोनॉमी के लिए कभी भी प्राइस का बढ़ना अभी अच्छा नहीं होता और प्राइस का घटना भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में देखियो आप इस अगर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखता है, मतलब वो एक स्टैटिक ग्रोथ देता है, तो ये जो ग्रोथ होता है ना, ये दोनों के लिए बेनिफिट होता है। अगर डिफ्लेशन होगा तो यहाँ पे तो जो स्टोर कीपर है, मतलब जो एबीसी बिजनेसमैन है, उसके लिए नुकसान है, और वहीं पर अगर इन्फ्लेशन का सिचुएशन होता है तो कस्टमर के लिए नुकसान है, बायर के लिए नुकसान है। तो उसको क्या एक ग्रोथ देना है, तो इसके लिए इनके बीच का जो लाइन होता है, मतलब ये डिफ्लेशन हो गया, ये इन्फ्लेशन हो गया, इनके बीच का जो ग्रोथ होता है, एवरी टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको मेंटेन करता है। एंड किस तरीके से करता है? थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी करता है, और थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी एक्चुअली में वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है उसको अब इस टॉपिक में समझते हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम अब समझेंगे कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अभी हमने समझा कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन क्या है, अब समझते हैं कि एक्चुअल में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो उसको पढ़ने से पहले हम पहले समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग क्या है, कि बैंकिंग का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ बैंकिंग में कि सबसे ऊपर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं एसबीआई, और यहाँ ले लेते हैं एचडीएफसी, और ये ले लेते हैं हम इंडिविजुअल्स। ठीक है, और इस इंडिविजुअल का मैं एक नाम लिख देता हूँ शांतनु। ठीक है, ओके शांतनु, ठीक है शांतनु, ठीक है। तो शांतनु क्या है? शांतनु एक इंडिविजुअल है, हो सकता है इसका कोई फॉर्म हो सकता है ये एक इंडिविजुअल हो। तो इसको क्या है ना कि इसे लोन की रिक्वायरमेंट होती है एक टाइम पर। तो ये एग्जांपल समझते हैं, इससे आपको मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको ना एक लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और इससे पहले भी ये एक लोन लेके रखता है, मतलब अभी तो इसको लोन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इससे पहले भी इसने एक लोन लेकर रखा है एसबीआई से। मान लेते हैं एसबीआई से वो लोन लेता है, तो पहले ये कितने का लोन लेता है? मान लेते हैं 10 लाख रुपए का लोन लेता है, और उसमें जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट एसबीआई उसको देता है वो कितना में देता है? लेट्स से वो 9% में देता है। ठीक है, 9% में देता है। तो वापस से शांतनु को जो है लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एसबीआई में जाता है और कहता है कि यार मुझे वापस से एक लोन दे दो, लास्ट वाला लोन मैंने 9% में दिया था, तो मुझे वापस से 9% में एक लोन दे दो। तो एसबीआई कहता है कि अच्छा कितना लोन चाहिए आपको? तो वो कहता है कि ज़्यादा नहीं, मुझे 5 लाख रुपए का ही लोन चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दो। तो एसबीआई कहता है कि ठीक है, हम लोन तो आपको दे देंगे, लेकिन हाल ही में जो है मॉनेटरी पॉलिसी चेंज हुआ है और रेपो रेट भी चेंज हुआ है, इसकी वजह से आपको हम 9% में जो लास्ट टाइम हमने लोन दिया था, अब उसको हम 10% में देंगे। तो शांतनु कहता है कि ये क्या बात हुई, अभी तो हाल फिलहाल में मैंने लास्ट ईयर ये लोन लिया था, और लास्ट ईयर आपने मुझे 9% में दिया था, मुझे 10% में क्यों दे रहे हो? तो एसबीआई का जो मैनेजर होता है, मैनेजर एक प्रोविजनरी ऑफिसर होता है, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। तो वो कहता है कि देखिए आपको जो लोन हमने दिया था उस टाइम पे रेपो रेट जो था वो कम था, और रेपो रेट अभी चेंज होकर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से आपका जो लोन है वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो शांतनु कहता है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा है कि रेपो रेट के चेंज होने की वजह से जो मेरा लोन का रेट है वो भी चेंज हो रहा है। तो जो प्रोविजनरी ऑफिसर होता है वो बहुत अच्छा होता है, तो वो उस चीज़ को समझाता है। देखिए आप जो रेट, आपको जो 10% का हम रेट देते हैं या 9% का रेट देते हैं, तो इस रेट का अगर आपको ये रेट आप तोड़ोगे तो इस रेट में आपका रेपो रेट घुसा रहता है, और उसके साथ हमारा मार्जिन मतलब हमारा प्रॉफिट घुसा रहता है, जिसको हम स्प्रेड कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमने लास्ट टाइम आपको लोन दिया था, तो जो हमारा स्प्रेड था, मतलब जो हमारा प्रॉफिट था, वो तो हमारा 2% ही था। ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल में लेते हैं कि वो 2% ही था, लेकिन जो हमारा रेपो रेट है ना वो चेंज हो गया। मतलब लास्ट टाइम जब हमने आपको लोन दिया था 10 लाख का, उस टाइम पे रेपो रेट जो था वो 7% था, और हमने अपना प्रॉफिट 2% लगा के आपको 9% में दे दिया। लेकिन अभी जो है हाल ही में रेपो रेट चेंज हुआ है और रेपो रेट 8% हो गया। तो इसके वजह से, क्योंकि रेपो रेट चेंज हुआ है, तो आपका जो लोन है वो आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि हम आपके लोन में रेपो रेट को लगाते हैं और उसके बाद स्प्रेड लगा के आपको देते हैं, तो आपको ये भी 10% में मिलेगा। तो शांतनु कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब ये कि जो आपका स्प्रेड है वो आपका प्रॉफिट है 2% जो आप ले रहे हो, लेकिन आप ये रेपो रेट को क्यों बढ़ा कम रहे हो? तो जो प्रोविजनरी ऑफिसर होता है वो समझाता है कि देखिए रेपो रेट जो होता है वो हमारे हम उसको डिसाइड नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, रेपो रेट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है।
तो शांतनु पूछता है कि क्या प्लीज आप मुझे इसकी क्लैरिटी दे सकते हो कि किस तरीके से होता है। तो प्रोविजनरी ऑफिसर इसको समझाता है, देखिए हम आपको एक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो 5 लाख का हो या 10 लाख का हो, लेकिन हम भी उस पैसे को कहीं से बोरो करके लाते हैं, और हम जो ये बोरो करते हैं वो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं। तो जैसे हम आपको जब लोन दे रहे हैं तो हम आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो जब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करने जाते हैं तो वो भी हमसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर हमने उससे 10 लाख रुपए का लोन ले लिया है तो उस पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, और फिर हम उस मनी को जो हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया है फिर हम पास ऑन करके डिफरेंट एंटिटीज में हम बांटते हैं, जैसे कि हम आपको लोन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहीं से 5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिया है इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही रेपो रेट होता है। तो जब हमने लास्ट टाइम पैसा उठाया था तो हमें सस्ते में मिला था, हमें जो है 7% में मिल गया था, और हमने अपना स्प्रेड 2% का जोड़ के आपको 10 लाख के लोन पे 9% का रेट आपको दे दिया। लेकिन आज जब हम आरबीआई के पास जा रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमें जो है वो लोन महंगा पड़ रहा है, हमें ही 8% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देना पड़ रहा है। हमने अपना स्प्रेड तो सेम रखा है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ज्यादा ले रहा है। तो शांतनु कहता है अच्छा, इसलिए मुझे ये 10% में मिलेगा। तो शांतनु ना इस पे इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो लोन क्या करता है, वो कहता है कि ठीक है यार, मुझे आपका पॉलिसी तो समझ में आ गया, जो आपने समझाया कि रेपो रेट चेंज हुआ इसकी वजह से मेरा लोन महंगा हो गया, लेकिन यार मुझे तो 9% में चाहिए था, मुझे 10% में नहीं चाहिए था, तो मैं नहीं लूंगा, मैं कैंसिल करता हूँ अपने लोन को। तो एसबीआई कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपको हम लोन प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो वो यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। तो आपने इस एग्जाम्पल में एक चीज देखी कि कैसे मनी सप्लाई जो है आरबीआई ने कम कर दिया। कैसे, देखिए, जब मनी सप्लाई मतलब जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मनी सप्लाई को बढ़ाना होगा, मतलब अगर वो चाहता कि शांतनु जैसे इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा लोन हमसे ले ले, मतलब इन बैंकों के द्वारा जो उसके एजेंसी चैनल्स हैं, कमर्शियल बैंक, इनसे ज्यादा से ज्यादा लोन ले ले, तो वो क्या करेगा, अपने रेपो रेट को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे कि उसने लास्ट टाइम किया था, उसने अपने रेपो रेट को कम करके रखा था, तो 9% पे मिल गया था उसको, तो वो अग्री हो गया कि दे दो भाई मुझे लोन। लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे कि नहीं, मुझे मनी सप्लाई को जो है वो क्या करना है, अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो रेट को बढ़ाएगा। जैसे कि इस टाइम पे मनी सप्लाई से रोकना था, मतलब वो चाहता नहीं था कि शांतनु जैसे लोग पैसे को ले ले, है ना, इसलिए उसने क्या किया, अपने रेट को क्या किया, बढ़ा दिया, है ना, 9% से मतलब 60% से 8% कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि एसबीआई जो है, जो पहले 9% पे दे रहा था वो 10% पे दे रहा है, तो उसकी वजह से क्या, मनी सप्लाई कम हो गया कि उससे इंटरेस्टेड नहीं है अब जो कस्टमर्स है, जैसे हम जैसे कंज्यूमर्स, अब हम ही जो होंगे ना जो दूसरे मार्केट में जाकर वो टॉय लेंगे, है ना। अब जैसे कि उसके पास पैसा ही कम है तो वहां पे क्या होगा, वापस से जब वो मार्केट प्लेस में जाएगा, शांतनु जैसे लोग उस सरोजनी मार्केट में उस एबीसी से बोलेगा कि यार मुझे वो टॉय चाहिए, तो क्योंकि उसके पास पैसा अभी है नहीं तो वो क्या करेगा, यार मुझे कम में दो, तो धीरे धीरे प्राइस को कम करता जाएगा। तो अब लिंक समझ रहे कैसे लिंक हो रहा है कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पैसे को, मनी सप्लाई को कम किया बाय द वे ऑफ रेपो रेट, और जैसे ही उसने रेपो रेट को चेंज किया तो जब अब शांतनु किसी मार्केट प्लेस में जाकर उस टॉय शॉप्स ओनर से टॉय मांग रहा है, तो टॉय जब वो उस प्राइस पॉइंट मतलब 120 में लेने को तैयार नहीं होगा तो धीरे धीरे वो अपने प्राइसिंग को कम करेगा और हो सकता है फिर वो 100 रुपए में मान जाए। तो दिस इज द पावर ऑफ मनी सप्लाई। जैसे ही आप मनी सप्लाई को ज्यादा या कम करोगे, उससे मार्केट प्लेस में डिमांड एंड सप्लाई में हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर इसी कंडीशन में अगर वो चाहता है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन जा रही है, जो बिजनेसमैन है वो 90 रुपए कमा रहा है, पहले वो एक प्रोडक्ट में 50 रुपए कमाता था, अब 40 रुपए कमा रहा है, तो वहां पे क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को बढ़ा देगा, मतलब रेपो रेट को क्या करेगा, कम कर देगा। मतलब जब मनी सप्लाई बढ़ता है तो रेपो रेट जो होता है वो कम होता है, और जब मनी सप्लाई कम होता है तो वो रेपो रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि रेपो रेट क्या है, वो है जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन दे रहा है किसको, कमर्शियल बैंक को या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक को, जो हमने टाइप्स ऑफ बैंक में हमने पढ़ा। ओके, सो यहां तक ये समझ में आ गया होगा आई थिंक कि किस तरीके से मनी सप्लाई इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको लेके जाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स पे, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स ही हैं जो ये मनी सप्लाई में कम ज्यादा करने में हेल्प करते हैं। तो वापस से हम स्ट्रक्चर बनते हैं, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे है एसबीआई, एंड देन वी हैव एचडीएफसी, और फिर है हमारे पास इंडिविजुअल्स या बोले शांतनु। ठीक है, तो शांतनु ने जो ये लोन लिया था ना, ये 10 लाख रुपए का 9% पे जो इसको मिला था, तो जब इसने लोन लेने गया था एसबीआई के पास, तो शांतनु ने ना एक कोलेटरल दिया था। कोलेटरल का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब वो मॉर्गेज देता है, मॉर्गेज मतलब कोई जैसे कि
हो सकता है उसने अपने घर को गिरवी रखा हो, है ना, घर को गिरवी रखा हो, या अपना फ्लैट हो सकता है उसने गिरवी रखा हो एसबीआई के पास। तो शांतनु एसबीआई के साथ पूछते कि यार जब मैं आपसे लोन लेने आ रहा हूँ तो यार मैं तो गिरवी रख रहा हूँ कुछ ना कुछ, और उसके अगेंस्ट में आप लोन दे रहे हो। देखिए दो तरह के लोन होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन, ठीक है, सिक्योर्ड लोन, और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन क्या होता है? सिक्योर्ड लोन मतलब जिसमें आपको जिस गिरवी रख रहे हो और उसके अगेंस्ट में आप लोन उठा रहे हो, है ना। जैसे कि आपने होम लोन लिया, तो होम लोन में जो आपका घर होता है ना वो गिरवी होता है किसी बैंक के पास, और उसके अगेंस्ट में आप लोन लेते हो तो उसे सिक्योर्ड लोन कहते हैं। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो बैंक है वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा होता है ना, कि जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जो बैंक कम रिस्क ले रहा है, इन केस अगर आप लोन को रीपे नहीं कर पाओगे तो बैंक को वो जो आपका घर है वो क्या बोलते हैं, जो बैंक है उसको बेचेगा और वहां से रिकवर करेगा, तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है। वहीं पे अगर हम अनसिक्योर्ड लोन की बात करें, अनसिक्योर्ड लोन में क्या आता है? पर्सनल लोन आता है, जो आपके सैलरी स्लिप को देख के कोई भी बैंक आपको दे देता है कि यार आपकी एलिजिबिलिटी इतनी बढ़ रही है तो आप ले लो, और हमें कोई कोलेटरल भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि किसी बैंक ने कोई कोलेटरल नहीं लिया है तो वहां पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा आता है। ओके, क्योंकि वहां पे रिस्क जो है वो ज्यादा है तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा बैंक के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेता है वो, ठीक है। तो अब शांतनु ने जो ये 10 लाख रुपए का लोन लिया था, तो ये घर के अगेंस्ट में लिया था, होम लोन लिया था इसने, और अपने घर को गिरवी रखा था। तो एसबीआई ने जब उसका जो पीओ है, प्रोविजनरी ऑफिसर, जब उसने शांतनु को ये समझाया कि हम जो ये लोन उठाते हो रेपो रेट में उठाते, तो शांतनु के दिमाग में ये आया कि ठीक है भैया, आपने तो जब मुझे लोन दिया था, मेरा घर आपने गिरवी रखा था, तो क्या आप भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे जब जाते हो तो क्या कुछ आप गिरवी रखते हो, उससे आप लोन लेते हो? तो एसबीआई कहता है हाँ और ना भी। हाँ और ना भी मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी दो तरीके के लोन है, एक कि मैं सिक्योर्ड लोन ले सकता हूं और एक है कि मैं अनसिक्योर्ड लोन ले सकता हूं। तो शांतनु कहता है कौन कौन से ऐसे रेट्स है जो आपको सिक्योर्ड में मिलते हैं और कौन कौन से जो आपको अनसिक्योर्ड में कहते हैं। तो एसबीआई कहता है कि जब हम आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई से हम जब बोलते हैं कि मुझे 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आरबीआई कहता है कि ठीक है मैं 10 लाख रुपए का लोन दे रहा हूं, तो लाओ मेरे पास कुछ गिरवी रखो। तो एसबीआई कहता है कि ठीक है मेरे प्रोविजनरी ऑफिसर्स मैंने नए रिक्रूट करे, इसको रख लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप कुछ सिक्योरिटीज गिफ्ट दो। तो एसबीआई कहता है कि ठीक है मेरे पास कुछ प्राइवेट सिक्योरिटीज है, उसको ले लो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि नहीं, मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चाहिए। अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? तो आपने करंट अफेयर्स में बहुत बार सुना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? ये गवर्नमेंट बैक्ड होता है, मतलब ये एक तरीके का बॉन्ड पेपर है जो गवर्नमेंट ने वेरियस इंस्टीट्यूशन से पैसे उठाने के टाइम पे लिया होता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास कंट्रोल रखता है, मतलब एक गवर्नमेंट बैक्ड है, मतलब अगर ये फेल ही नहीं हो सकता, मतलब गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एसबीआई कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने पास रखता है कि जब जब मैं लोन लेने जाऊंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, तो मुझे पता है कि मुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में मुझे रेट देगा, और वो जो रेट होगा वो रेपो रेट में ही देगा। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज करना पड़ता है। तो ये क्या है? एक सिक्योर टाइप का लोन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये क्या सिक्योर टाइप का लोन है जिसको आप में जीएसएक आपको देना पड़ता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि एसबीआई के पास और एक तरीका है कि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले ले, लेकिन विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब विदाउट एनी कोलेटरल। तो वो जिस रेट पे लेता है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट होता है और बैंक रेट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि रेपो रेट जो है वो एक सिक्योर्ड लोन है, मतलब उसमें एसबीआई जीसेक जो है वो प्लेज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रख के आ रहा है, तो इसलिए जो उसका रेट है वो 6% में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने को तैयार है। वहीं पे अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट की बात करूं तो वो 6.25 है, और वो 6.25 बैंक रेट भी है, क्योंकि यहाँ पे वो जीसेक जो है वो रख के नहीं आ रहा है एज अ कोलेटरल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है। एज सिमिलर जब एसबीआई एक लोन देता है पर्सनल लोन, तो उसमें हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, और जब वो एक सिक्योर्ड लोन देता है तो वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में देने को तैयार हो जाता है। वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब सिक्योरिटीज रख के लोन दे रहा है तो 6% पे दे रहा है, लेकिन जब वो एक अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है तो उसको वो 6.25 और 6.25 बैंक रेट पे देने को तैयार है। तो अब समझते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट में क्या फर्क है। देखिए ये है तो दोनों ही जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं देना पड़ता, लेकिन ये एक अनसिक्योर्ड लोन है और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है।
ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कम टाइम पीरियड के लिए, 1 या 2 दिन के लिए होता है। उस टाइम पीरियड में वापस से रिजर्व एसबीआई को वापस से आरबीआई को दे देना पड़ता है। और बैंक रेट जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मतलब लंबे ड्यूरेशन के लिए लोन लिया जाता है तो दोनों ही सेम की दोनों ही अनसिक्योर्ड लोन है, जीसेक नहीं देना है, लेकिन एक जो है शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एक जो है लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। उसके बाद हमारे पास आता है रिवर्स रेपो रेट। अभी रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई से लोन लेता है, एसबीआई से लोन लेता है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिर्फ एक प्राइम मोटिव है कि उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो एक तो वो क्या कर सकता है, जो मेरे पास लोन लेने आ रहे हैं, जो मेरे पास लोन लेने आ रहे हैं उनको मैं 6% पे दूंगा, ठीक है, या मैं 7% पे दूंगा, मैं अपने रेपो रेट को चेंज करूंगा, उससे मैं मनी सप्लाई कंट्रोल करूंगा। उसके पास दूसरे भी तरीके हैं। एक दूसरा तरीका क्या है कि वो जल्दी से अगर सख्त करना चाहता है, मतलब ये पूरा पैसा जो इनके पास है कस्टमर्स के पास डायरेक्टली अपने पास लेके जाना चाहता है, तो उसके पास एक दूसरा तरीका होता है कि वो डायरेक्टली जो बैंकों के पास पैसा रखा हुआ है, जो हार्ड अर्न मनी बैंकों के पास रखा हुआ है, डायरेक्टली वहीं से सख्त कर ले। तो वो क्या करता है, ये अलग अलग डिफरेंट बैंक से भी बोरो करने जाता है। और डिफरेंट बैंक क्यों दे देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? क्योंकि उसको क्या है कि उसको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा आरबीआई को, अगर वो वापस से पैसे रख देगा। तो जब वो लोन दे रहा है, मतलब जो आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो वो रेपो रेट पे दे रहा है। और जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेन देते हैं तो वो किस रेट पे देते हैं? रिवर्स रेपो रेट पे देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से अगर उसको सख्त करना है तो जल्दी से जाएगा और कमर्शियल बैंक से जितने भी लोन उसने पहले दे के रखे हैं वो सारे ही सख्त करने की कोशिश करेगा। और उसको लेने जब वो लेगा तो एसबीआई बोलेगा, हाँ बेटा, जब मैंने तुमसे लिया था तब तो तुमने रेपो रेट में मुझे जो है इंटरेस्ट चार्ज किया था, तो अब जब मेरे से आप लेके जा रहे हो तो आप मुझे रिवर्स रेपो रेट का इंटरेस्ट चार्ज करके दोगे, जितने दिन के लिए भी आप रखोगे, ठीक है। फिर 2 रेट आते हैं, सीआरआर और एसएलआर। तो सीआरआर कुछ नहीं है, सीआरआर का मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर एक बैंक को मेंटेन करने के लिए बोलता है, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी डिपॉजिट बैंक पे आ रहे हैं, देखिए आजकल क्या है कि जो भी डिपॉजिट्स बैंक्स में होते हैं तो बैंक सारे के सारे डिपॉजिट को अपने गले में नहीं रखता, क्योंकि अगर वो अपने गले में रख देगा तो वो आगे लैंड कैसे करेगा। तो वो क्या करता है, जो डिपॉजिट उसके पास आ रहे हैं, मान लो हमें 100 रुपए आ रहे हैं, तो वो आगे 80 रुपए लैंड कर देता है, लेकिन उसको 20 रुपए का स्टॉक बनाना पड़ता है। क्यों स्टॉक बनाना पड़ता है? कि हो सकता है कि कुछ जो कस्टमर्स होंगे वो वापस से जो है जो डिपॉजिट उन्होंने बैंक में रखे हैं वो लेने आ जाए कि मुझे तो डिपॉजिट जो मैंने रखे मुझे दे दो, चेक के द्वारा विड्रॉल कर लेगा। लेकिन वहां पर क्या है कि कोई बैंक मना नहीं कर सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो अगर उसने ऐसा बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैंने तो मार्केट में लगा दिया लोन के तौर पर, तो वहां पर तो ट्रस्ट टूट जाएगा बैंकिंग सिस्टम से और लोग कोई पैसे नहीं डालेंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है कि जो भी आप नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी, मतलब नेट डिपॉजिट टाइम लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा आपका एफडी या सेविंग्स अकाउंट में है उसका 4% अपने पास रिजर्व करके रखना। क्या करना है? रिजर्व करके रखना है कि जब जब बायर्स या कस्टमर्स आपके पास आएंगे कि मुझे पैसा वापस दो, ठीक है, तो आप इतने केपेबल हो सको कि आप वो दे पाओ। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि आपको एसएलआर मेंटेन करना होता है। एसएलआर का मतलब होता है 18% का आपको बैंक में रिजर्व करना पड़ता है। तो सीआरआर में क्या है कि आपको पूरा कैश में ही करना पड़ेगा, मतलब फुली कैश आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा अपने बैंक में। लेकिन एसएलआर का मतलब होता है स्टैंडिंग लिक्विडिटी फैसिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो है कैश के साथ आप गोल्ड और जी सेक को भी अपने पास स्टोर कर सकते हो। तो सीआरआर में क्या है कि सिर्फ आपको कैश मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन एसएलआर में आप जो है कैश प्लस जी सेक आप मेंटेन करके रखोगे। तो अगर बैंक के पास 100 रुपए हैं तो उसमें से 4 रुपए तो उसने सीआरआर बना दिया, और ये जो 18% है ना, तो 18% में वो कैश भी रख सकता है और फिर वो दूसरे जो बॉन्ड वगैरह है, जीसेक वगैरह, वो भी होल्ड करके रख सकता है। तो यही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट, ये सब जो है नए रेट्स है जो 9 अप्रैल 2025 में आए। तो मतलब ये लेटेस्ट रेट आपको मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। अब रिजर्व बैंक कैसे रेट के द्वारा जो है मनी सप्लाई को जो है कंट्रोल करता है और किस तरीके से शांतनु के पास जो है या हम जैसे इंडिविजुअल्स के पास मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है थ्रू बाय द आरबीआई। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ईजिंग। तो ये क्वालिटेटिव ईजिंग क्या होता है? देखिए, क्वालिटेटिव ईजिंग कुछ नहीं है, ये एक तरीके का टेक्निक है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बहुत कम यूज़ करता है।
तब यूज़ करता है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आ गई है कि जल्दी से जो है पैसे को सक कर लेना है, जल्दी से पैसे को डाल देना है इकोनॉमी में, तब ये क्वालिटेटिव ईजिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लाता है। और क्वालिटेटिव ईजिंग में क्या होता है कि बॉन्ड जो होते हैं वो बाई और सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाई और सेल कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंक, मतलब कमर्शियल बैंक को मैं ले लेता हूँ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक से डील करते हुए बाई और सेल करता है इसके बॉन्ड्स का। तो कैसे करता है ये? देखिए, जब मान लो अगर उसको मनी सप्लाई बढ़ाना है तो देखिए G-Sec जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है ना, यही है बॉन्ड। तो ये G-Sec जो है ना, ये हर इंस्टीट्यूशन चाहता है अपने पास रहे, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो लोन ले सकते हैं। तो अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कभी ऐसा लगा कि यार प्राइसेस जो है ना वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और मेरे को ना अभी इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करूंगा और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत टाइम के बाद आएगा, तो ये जो प्राइस है ना बहुत जल्दी बढ़ रहा है और उनको जल्दी से जल्दी जो है ना वो इकोनॉमी से पैसा जो है सब कर लेना है, मतलब अपने पास लेके चलना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यहाँ पे बैंक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक मार्केट प्लेस लाएगा जहाँ पे वो बोलेगा कि जो भी बैंक्स हो, आप लोग को अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच रहा हूँ। तो जैसे ही वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचने लगेगा तो इनके पास पैसा है, ये धड़ाधड़ बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ये पैसे आगे लैंड कर रहे हैं ना, आगे लैंड कर रहे हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो यही चाहता है कि ये जो पैसा कमर्शियल बैंक के पास है ये वापस मेरे पास आ जाए, मैं सब कर लूँ इकोनॉमी से, क्योंकि अगर पैसा कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ रखा हुआ है, इन्फ्लेशन जो बढ़ा हुआ है, मेरा पर्पस ही है कि उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे मनी सप्लाई कम करनी पड़ेगी। तो मनी सप्लाई कैसे कम होगी? जब वो कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा रखा हुआ है वापस से लेके आ जाऊं, तो वो क्या करता है अपने गवर्नमेंट बॉन्ड को सेल करता है। और क्योंकि बहुत सारे बैंक जो है वो इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनके पास रहे, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं और लेने को तैयार हो जाते हैं। तो जब वो इस सिक्योरिटीज को लेंगे तो मनी सप्लाई क्या होगा, इन बैंकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो इन बैंकों के पास चला जाएगा। तो ये तो हुआ पहला सिनेरियो। इस तरीके से जब उसको बहुत जल्दी सक करना है मनी फ्रॉम द इकोनॉमी तो वो इस टेक्निक का यूज करता है, मतलब बॉन्ड्स का सहारा लेता है। दूसरा, मान लेते हैं कि डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मतलब डिफ्लेशन बढ़ रहा है, पैसे जो है कम हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है और मनी सप्लाई जो है वो उसको बढ़ाना है, ठीक है, मतलब ज्यादा करना है, मतलब ज्यादा इकोनॉमी में पैसे देना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, वापस से कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और बोलेगा यार मेरे को ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अपने दे दो, मुझे खरीदने और मैं इसको हायर रेट पे खरीद रहा हूँ। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, सारे के सारे जितने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसको दे देगा, ये अपने पैसे इनको दे देगा, मतलब मनी सप्लाई बढ़ा देगा, है ना। यहाँ इसके आसपास जो रिजर्व बैंक के पास पैसा है वो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा और जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा तो ये आगे और लैंड कर पाएंगी, तो जिससे क्या होगा, डिफ्लेशन की सिचुएशन चली जाएगी। सो यही था, मैंने आपको इस वाले वीडियो में मॉनेटरी पॉलिसी समझाया, उसके बाद मैंने क्वालिटेटिव ईजिंग समझाया। देखिए क्वालिटेटिव ईजिंग का एक चीज़ समझे कि ये बहुत रेयरली यूज होता है जब बैंक को लगता है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि बहुत खराब सिचुएशन हो गया, मुझे जैसे तैसे जो है मनी को वापस लेके जाना है, तो वो अपने बॉन्ड्स को क्या सेल करने लगता है, जिससे जो भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आ जाता है ना। और दूसरी सिचुएशन में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि नहीं यार पैसे जो है बहुत कम है इकोनॉमी में, मुझे वापस भेजना है, तो वो क्या करता है अपने बॉन्ड्स को जो कमर्शियल बैंक में रखे हुए हैं उनको वापस से खरीद लेता है। तो आई होप मुझे चीज़ें चेन काम करती है। तो इस लेसन को मैं वापस से और एक बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा। तो अगर आपको कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड टुडे, आई एम साइनिंग ऑफ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और भी मेजर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो